नमस्ते बच्चों। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 3.7 की 7 से 11 तक के सवालों को हल करेंगे। इससे पीछे वाले वीडियो में हमने 6 तक के सवालों को हल कर लिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और हल करते हैं एक एक सवाल को। सबसे पहले देखिए इस प्रश्नावली का आज की क्लास का पहला प्रश्न, यानी इस प्रश्नावली का 7 का सवाल। तो देखिए बच्चों, सवाल है उसमें दिया गया है 3 टैंकरों में क्रमशः है 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों को पूरा पूरा नाप सके। तो यहाँ इसको किस तरह से हल करेंगे, देखिए उस बर्तन की अधिकतम धारिता, यानी बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात करने के लिए ये जो तीनों संख्याएं दे रखी हैं 403, 434 और 465, इनका हम में से ज्ञात करेंगे। तो में से ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 403 है उसके हम गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 403 के गुणनखंड, 403 के गुणनखंड। इसी तरह से 434 के गुणनखंड, 434 के गुणनखंड। मैं डिटेल से आपको 6 सवाल बता चुका हूं, इसलिए इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूं, क्योंकि डिटेल में बताने से वीडियो लंबा हो जाता है। आप डिटेल में लिख लें, ऊपर एक लाइन अवश्य लिख लें कि उस बर्तन की धारिता ज्ञात करने के लिए 403, 434 और 465 का में से ज्ञात करेंगे। तो यहां देखिए 434, सबसे पहले हमें जो 403 है उसके में से ज्ञात करते हैं। तो 403 का में से होगा, चाहे तो आप अलग से लिख करके इनके गुणनखंड है वो ज्ञात कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इसके लिख लें। ये 403 है उसके गुणनखंड होते हैं 13 गुणा 31, यानी जब इसमें 13 का भाग देंगे तो 31 शेष बचेगा और 31 में 31 का ही भाग जाएगा। ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद में 434 के आप गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो होगा 2 गुणा 7 गुणा 31, और 465 के गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 5 गुणा 31। अब यहां देखिए इन तीनों का में से क्या होगा, तीनों संख्याएं हैं उसका में से क्या होगा। यहां देखिए 13, 2, 7 और 3, 5 ये तो कॉमन नहीं है, लेकिन 31, 31 इन तीनों संख्याओं के गुणनखंडों में कॉमन है, तो यही इनका में से हो जाएगा। तो अतः आंसर क्या लिखेंगे, अतः है उस बर्तन की धारिता, उस बर्तन की धारिता 31 लीटर होगी, 31 लीटर होगी, जो इन तीनों टैंकरों के, इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा पूरा माप सकता है, डीजल को पूरा पूरा माप देगा। तो ये हो जाएगा आपके इस 7 के प्रश्न का हल। अब देखिए नेक्स्ट 8 का प्रश्न। 8 का प्रश्न है उसमें दिया गया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का लसाअ ज्ञात करके उसमें 5 जोड़ देंगे, तो वो हो जाएगा वह सबसे छोटी संख्या। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे 6, 15 और 18 का लसाअ, 18 का लसाअ यानी लघुत्तम समापवर्ती। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम अलग से आप लिख करके इनके लसाअ है वो ज्ञात कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड, और फिर उनका
गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देंगे 2 का भाग, तो ये 3 आ जाएगा, ये 15 ज्यों का त्यों, यहाँ 9 आ जाएगा। अब 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 5 तिये 15, 3 तिये 9, फिर से 3 का देंगे, 1 5 1। अब 5 का देंगे तो आ गया नीचे 1 1 1। अब इनका लय क्या हुआ, जो गुणनखंड है उनको यहाँ लिख दीजिए, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 2 तिये 6, 6 तिये 18 और 18 पंजे 90। तो इनका लय क्या आ गया, 90 आ गया। अब हमें बताना क्या है कि इनमें भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। तो अतः है अभीष्ट संख्या क्या होगी, अतः है अभीष्ट संख्या होगी, ये जो लैसा आया है उसमें जो शेषफल बचना चाहिए वो हम इसमें जोड़ देंगे। तो 90 + 5 बराबर 95, यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से 8 का सवाल हल करना है। अब देखिए 9 का सवाल। 9 का सवाल है, उसमें दिया गया है सवाल में 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लय से ज्ञात करेंगे, इन तीनों संख्याओं का क्या ज्ञात करेंगे, लय से ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरह से लिखेंगे आप, 18, 24, 32 का लय से, लय से ज्ञात करने के लिए आप इनको अलग से नोट करके अभाज्य गुणनखंड है वो ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 9 आ जाएगा, फिर 12 और ये 16, फिर से 2 का भाग देंगे, 9 6 8, फिर से 2 का भाग देंगे, 9 3 4, फिर 2 का देंगे तो ये 9 3 2, फिर 2 का भाग देंगे, 9 3 1, फिर से 3 का देंगे तो 3 1 1, फिर 3 का देंगे 1 1 1। अब यहाँ देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5, 3 4 और ये 5, फिर 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखिए इनको गुणा करते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और फिर 3 तिये 9। अब 32 को 9 से गुणा करके लिख देंगे, तो 9 दूनी 18, असल की 1, 9 तिये 27 और 1 28, 288 आ गया। अब यहाँ बताया गया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है वो क्या होती है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। यहाँ देखिए ये संख्या जो हमारे पास में आई है वो 1000 तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये जो लैसा आया है उसका हम इस 1000 में भाग लगाएंगे। तो यहाँ देखिए 1000 भागे 288, तो अब यहाँ इसका भाग है वो 3 बार जाएगा, 3 बार जाकर के इसमें शेषफल बचेगा 136, शेष बचेगा 136। आप चाहे तो इसका भाग है वो करके देख सकते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं, ये कार्य आपको रफ नोटबुक में करना है। यहाँ देखिए ये 1000 है और इसमें हम भाग लगाएंगे 288 का, तो यहाँ 28 का भाग दे करके आप इसमें देख लीजिए 100 में, तो 28 दूनी 56, 28 तिये 84, यानी 3 बार ही जाएगा, और 4 बार देंगे तो ये 100 से ऊपर चला जाएगा। अब इसे 288 को 3 से गुणा करके इसके नीचे लिख दीजिए, 8 तिये 24, असल की 2
8 3 24 और 2 26, असल की फिर से 2, 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएंगे 864। अब 1000 है, उसमें से 864 को घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 136। ये 10 में से 4 घटाएंगे 6 बचेगा, 9 में से 6 घटाएंगे 3 बचेगा, 9 में से 8 घटाएंगे 1 बचेगा, तो ये 136 बच गया। तो अतः है हमारा जो अभीष्ट संख्या है वो क्या होगी? अतः है अभीष्ट संख्या होगी बराबर 1000 है, वो तो संख्या ही नहीं, और 136 बच गए, तो ये 136 है वो तो इसमें शामिल हो जाएंगे। तो अब हम 1000 है उसमें क्या जोड़ें कि वो इस 18, 24 और 32 से विभाज्य हो जाए। तो इसमें हम जोड़ेंगे, ये 288 है, इसमें से 136 को घटा करके जितनी संख्या बचती है उसको हम इसमें जोड़ देंगे, तो वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जो 18, 24 और 32 से विभाज्य होगी। तो ये 1000 है वो तो ज्यों का त्यों आ जाएगा, और 288 है उसमें से 136 को घटाएंगे तो देखिए कितना बचता है। 8 में से 6 घटाएंगे 2 बचेगा, फिर 8 में से 3 घटाएंगे 5 बचेगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी 152 है वो इसमें प्लस कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 1152। यही आपका आंसर होगा। तो यानी वह 4 अंकों की संख्या 1152 होगी जो 18, 24 और 32 से विभाज्य होगी। ठीक है, इस तरह से आपको ये 9 का सवाल हल करना है। अब देखिए 10 का सवाल। 10 का सवाल है वो थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है। निम्नलिखित संख्याओं का लय ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या सदैव 3 का गुणज है। यानी इनका हमें लय यानी लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है। यहाँ 4 संख्याएं दी गई हैं, इनमें से एक संख्या है वो 3 का गुणज है। इसमें ये 9 है वो 3 का गुणज है, इसमें 12 3 का गुणज है, इसमें 6 3 का गुणज है और 15 3 का गुणज है। तो देखिए सबसे पहले ए वाला सवाल है उसको हम हल करते हैं, और जो ये लास्ट में ये 2-3 लाइनें दी गई हैं इनका जवाब है वो हमें इन चारों का लय ज्ञात करके उसके बाद में देना है। प्राप्त लय में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। क्या लय प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है? क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों संख्याओं का लय सदैव 3 का गुणज है? तो ये हम इन चारों का आंसर निकाल करके उसके बाद में इसका हल करेंगे। तो 9 व 4 का लय है, 9 व 4 का लय है। तो 9 और 4 का लय ज्ञात करने के लिए आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं अलग से। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 9 ज्यों का त्यों आ जाएगा, ये 2, फिर से 9 और ये 1 आ जाएगा, फिर 3 का भाग देंगे तो 3, और फिर 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 1। अब देखिए इनका लय क्या हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। गुणा जब करेंगे 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 तिये 36। ठीक है, अब इसी तरह से बी वाला है उसको भी हल कर लेते हैं। 12 व 5 का लय है, 12 व 5 का लय है। तो यहाँ आप इस तरीके से अलग से निकाल करके कर सकते हैं, मैं इनका डायरेक्ट लिख देता हूं। देखिए 12 है, 12 के गुणनखंड होते हैं 4 तिये 12, तो 4 के हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा और 5 का 5 आ जाएगा। अब इनको गुणा करेंगे तो आएगा 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 पंजे 60। तो इसका लय क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब देखिए ये जो 2 सी और डी वाले हैं इनको हम नेक्स्ट स्लाइड में हल कर लेते हैं। यहाँ देखिए सी वाला है उसको हल करते हैं। यहाँ दिया गया 6 और 5 का लय है। तो 5 है वो तो भाज्य संख्या है, और 6 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3, और ये 5 ज्यों का त्यों। अब इनका गुणा कर दीजिए तो 2 तिये 6 और 6 पंजे 30, तो इसका आंसर आ जाएगा 30। अब इसी तरह से डी का देखिए, डी है उसमें दिया गया है 15 और 4 का लय ज्ञात करना है, 15 और 4 का लय।
तो यहाँ देखिए 4 है उसके तो गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2, और 15 है उसके गुणनखंड होंगे 3 गुणा 5। तो 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 पंजे 60। तो ये हो गए चारों संख्याओं के लय है। यहाँ इसका लय आया था 36 और इसका लय आया कितना 60 है, और इसका लय आया है 30 और इसका लय आया है 60। अब यहाँ देखिए इस प्रश्न का हम जवाब देंगे। प्राप्त लय में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए, क्या लय प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। देखिए यहाँ 9 चौके 36 होता है, 12 पंजे 60, 6 पंजे 30 और 12 चौके 60। तो हाँ ये आप लिख सकते हैं, हाँ प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल ही इनका लय है। ठीक है, लय हाँ लय दोनों स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक, ये लाइन आप लिख दें, प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है, गुणनफल है। फिर आगे दिया गया, क्या यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों संख्याओं का लय सदैव 3 का एक गुणज है? तो देखिए 36 है वो भी 3 का गुणज है, 60 है वो भी 3 का गुणज है, 30 है वो भी 3 का गुणज है, और 60 है वो भी 3 का गुणज है। तो इसका दूसरा आंसर और हो जाएगा हाँ दोनों संख्याओं का लय। ये लाइन पूरी लिख दें आप दोबारा से, दोनों संख्याओं का लय सदैव 3 का एक गुणज है, एक गुणज है। इस तरह से आपको ये 10 का सवाल है उसको हल करना है। अब देखिए नेक्स्ट 11 का सवाल। 11 का सवाल है, उसमें दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं का लय ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। प्राप्त परिणामों में आप क्या देखते हैं वो भी हमें बताना है। सबसे पहले ए है उसका सॉल्यूशन हम करते हैं। यहाँ लय ज्ञात करना है, 5 व 20 का लय। तो यहाँ देखिए 20 के गुणनखंड होते हैं 4 गुणा, यानी 4 पंजे 20, तो 4 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा और ये 5, और 5 आ रहे हैं इसलिए 5 को दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इनका जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। तो इसका में से तो आ गया 20। अब देखिए बी वाला है, बी का है उसमें दिया गया है 6 और 18, तो 6 व 18 का लय ही ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए जो 18 है उसके गुणनखंड होते हैं 6 तिये 18, तो 6 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3 और फिर से 3, और 6 के गुणनखंड आएंगे इसलिए 6 को दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ देखिए 2 तिये 6 और 6 तिये 18। आप इनके अलग से लिख करके भी ज्ञात कर सकते हैं कि इतने ही आते हैं कि जैसे 2 का भाग देंगे ये 3 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा, फिर से इसमें 3 का भाग देंगे तो ये 1 और ये 3, फिर 3 का भाग देंगे 1 1। तो देखिए यहाँ यही आया है 2 गुणा 3 गुणा 3, तो इनका गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 18। अब देखिए सी वाला है उसको और ज्ञात कर लेते हैं। या 12 व 48 का लय है। तो देखिए 12 चौके 48 होता है, और अब 12 के गुणनखंड होते हैं 4 तिये 12, तो 4 की जगह हम लिख देंगे 2 गुणा 2 और ये 3 और फिर 3। अब 12 इसमें आ गया, 48 के गुणनखंड 12 चौके 48 होते हैं, तो 3 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 तिये 48, तो इसका गुणनखंड भी क्या आ गया 48। अब देखिए डी वाला है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में हल कर लेते हैं। डी का देखिए, डी वाला है उसमें संख्याएं दी गई हैं 9 व 45, तो इनका लय हम ज्ञात कर लेते हैं।
तो 45 होता है, 9 पंजे 45, और 9 के गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 3 और ये गुणा 5। अब 9 है वो इसमें आ गया, इसलिए 9 को दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। इनका जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 3 9 और 9 पंजे 45। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो ए वाला है उसका लैसा आया 20, बी वाला है उसका लैसा आया 18, सी है उसमें लैसा आया 48 और डी है उसमें लैसा आया 45। तो आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं यहाँ कि जब दो संख्याओं में एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है तो उनमें जो बड़ी संख्या है वही इसका लैसे होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके इस 11 के प्रश्न का आंसर। आप लिखना चाहे तो लिख लें, उपरोक्त सभी परिणाम सभी परिणामों से यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है, दूसरी संख्या का गुणनखंड है, तो बड़ी संख्या ही दोनों संख्याओं का लैसा होगा। दोनों संख्याओं का लैसे होता है, यानी लघुत्तम समापवर्ती होता है। तो ये हो जाएगा आपके इसे 11 के सवाल का आंसर। इसी के साथ में आपकी प्रश्नावली है वो समाप्त होती है। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने अन्य साथियों को शेयर भी कर दीजिए। और यदि किसी भी प्रश्न में कोई डाउट है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। और वीडियो को छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।